आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही थी। आयनिक कंपाउंड्स में हम लोग बात कर रहे थे, पहला पॉइंट हमने बात की थी कि क्रिस्टलाइन नेचर होता है। क्रिस्टल का मतलब बताया था आपको कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होगा, है ना। क्रिस्टल का अभी मोटा मोटा यही मतलब समझिए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होगा। जितनी कहीं पे रेगुलरिटी होगी उसको ब्रेक करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर हैं तो वो क्रिस्टल नहीं बनेगा और उस सब्सटेंस को ब्रेक करना इजी होगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होने के चांसेस हैं, मेल्ट करना इजी है। लेकिन जितना हार्ड क्रिस्टल बनता जाएगा, जितना रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो इनऑर्गेनिक में सॉल्युबिलिटी में या कहीं पे भी सॉल्युबिलिटी में केमिकल कंपाउंड्स में हम लोग एक रूल चलाते हैं, एक रूल होता है, उसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का सिस्टम चलता है। ये सिस्टम क्या है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है पोलर। पोलर कंपाउंड से मतलब आप कह सकते हैं जिसमें पोल्स होंगे। आयनिक कंपाउंड पोलर कंपाउंड का अच्छा एग्जांपल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, है ना। तो अगर कंपाउंड पोलर है, कंपाउंड आयनिक है, तो वो पोलर सॉल्वेंट में अच्छा डिसॉल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट का मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल बनते हो, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वाटर। पोलर सॉल्वेंट में H प्लस OH माइनस इसमें होता है, पोल्स डेवलप होते हैं, है ना। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि अगर कंपाउंड पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में अच्छा डिसॉल्व होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कहाँ पे अच्छी होगी, पोलर सॉल्वेंट में, है ना। और अगर कंपाउंड है नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड को हम लोग इन जनरली बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो अगर इन जनरली बोल रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे एग्जांपल, इसका अच्छा एग्जांपल बेंजीन ले सकते हो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने होते हैं, टोल्यूइन होता है, या लिख लीजिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं ज्यादातर। तो नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छे डिसॉल्व होते हैं, और पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में। पोलर में जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड ऐसे सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छे डिसॉल्व होंगे जहां पे पोल्स बनते हैं। क्लियर है बात। अब सॉल्युबिलिटी होती कैसे है, कोई चीज डिसॉल्व हो रही है, सॉल्युबल हो रही है, तो उसको थोड़ा सा उसकी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। क्या है सॉल्युबिलिटी। ये नोट कर लीजिए, तो अगली स्लाइड पे मूव करें। डिसॉल्व होना, सॉल्युबल होना, उसका क्या मतलब है, समझते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन कॉमा टोल्यूइन कॉमा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं बेंजीन, टोल्यूइन, और भी हो सकते हैं। हो गया। डिसॉल्व कैसे होता है, कोई आयनिक कंपाउंड देखिए, नमक का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। NaCl ले लीजिए। किसकी आवाज है, कौन बोल रहा है।
NaCl ले लिया हमने, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, इसका क्रिस्टल ले लिया। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं। तो ऐसे नमक का क्रिस्टल लोगे और पानी डालोगे, डिजोल्व करोगे, तो थोड़ी देर बाद देखोगे क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसको तरुश्री को क्या हुआ, डिजोल्व हो जाएगा, है ना। तो डिजोल्व होगा तो केमिकली कैसे होगा, देखो जैसे H2O को हमने बोला कि H2O मॉलिक्यूल कैसा होता है, इसमें H प्लस होता है और OH माइनस होता है, दो पोल्स होते हैं। तो H2O को अगर हम ऐसे शो करें, हम बोल रहे हैं ये H2O मॉलिक्यूल है, इसमें प्लस और माइनस है ना। तो ये H2O मॉलिक्यूल क्या करता है, NaCl के, NaCl में दो एंटाइटी हैं, Na प्लस और Cl माइनस। क्या करेगा H2O, Na प्लस जो है इसके चारों तरफ, ये पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ वाटर का नेगेटिव वाला एंड आ जाएगा। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, घेर लेंगे, है ना। और Cl माइनस को कौन करेगा, Cl माइनस के चारों तरफ कैसे आएगा वाटर मॉलिक्यूल, इधर का प्लस इधर का माइनस। वाटर मॉलिक्यूल में दो एंड है, एक प्लस वाला एंड है और एक माइनस वाला एंड है। तो Cl माइनस को सराउंड करने के लिए प्लस वाला एंड आएगा, माइनस वाला अवे रहेगा, और Na प्लस को सराउंड करने के लिए कौन आएगा, माइनस वाला एंड आएगा। तो यानी बीकर के अंदर अगर आप इंट्रोस्कोप करो, आपके पास कोई अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे आप देख सको, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा जब पानी में डिजोल्व करोगे कि Na प्लस को सराउंड कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल का माइनस एंड, और Cl माइनस को सराउंड कर लिया कैसा एंड, पॉजिटिव एंड। और ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से सराउंड कर गए, इसलिए Na प्लस और Cl माइनस क्या हो गए, ब्रेक हो गए। इसका मतलब अगर NaCl में वाटर मिलाते हो तो सोल्यूशन में आपको क्या दिखाई देगा, Na प्लस और Cl माइनस दिखेगा। कैसे दिखेंगे, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएगा इनके साथ। बात कुछ समझ में आई, थोड़ी बहुत। तो लाइक डिजोल्व, लाइक का मतलब है सॉल्वेंट अगर पोलर लोगे तो उसमें आयनिक कंपाउंड अच्छा घुलेगा। अगर सॉल्वेंट आपने ले लिया नॉन पोलर या ऑर्गेनिक ले लिया तो आयनिक कंपाउंड अच्छा डिजोल्व नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाई NaCl is more dissolved in water or polar solvent and less dissolved in organic solvent। तो आप रीजन बताएंगे, लाइक डिजोल्व लाइक। क्लियर है बात। दीवा हो गया। बोलो जल्दी। अब देखो, हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, तो एक छोटी सी और बात कर लेते हैं यहाँ पे, जरूरत नहीं है पर सीख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल में अगर डिजोल्व करोगे ना तो आयंस का होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब जैसे ये एक्यूमुलेशन हुआ ना, सारे के सारे सराउंड कर गए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे मान लो कि हमने लिया Li प्लस, है ना, और कहीं पे हमने लिया कोई कंपाउंड है जो Na प्लस दे रहा है। ठीक, Li प्लस का साइज क्या होता है, Li प्लस का साइज अगर देखें तो ये छोटा होता है Na प्लस के साइज,
ठीक, ऐसा देखा जाता है कि जो आयन छोटा है साइज में, जो पॉजिटिव आयन साइज में छोटा है, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे अटैच होते हैं, मतलब उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो Li प्लस है यहाँ पे, अब इसको आपने वाटर में डिजोल्व किया तो आप देखो कि मान लो 7-8 आ गए, ये है ना, सबके लिए अलग अलग नंबर होता है, क्या नंबर है मुझे नहीं याद है। मान लो कि 1-2 कितने आ गए वाटर मॉलिक्यूल, इतने आ, ठीक है। अब मान लो Na प्लस है, तो Na प्लस के चारों तरफ मान लो 4 आए सपोज वाटर मॉलिक्यूल, है ना, तो यहाँ पे 4 आए। तो ऐसा देखा गया है कि जो छोटा आयन है ना, उसकी चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इतने ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं कि जो हाइड्रेटेड आयन होता है, हाइड्रेटेड आयन का मतलब वाटर को मिला करके पूरा आयन, वाटर जो सराउंड कर रहे हैं उसको भी लेकर के पूरा जो आयन आप देखो हाइड्रेटेड उसको बोलते हैं। हाइड्रेटेड आयन जो छोटा वाला आयन है ना, उसके चारों तरफ इतने वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे कि हाइड्रेटेड आयन का साइज हो जाएगा बड़ा, हाइड्रेटेड आयन का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। और ये सोडियम का खुद का साइज बड़ा है, तो इसके चारों तरफ कम वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो इसका ओवरऑल में जब देखते हैं हम लोग तो इसका हाइड्रेटेड आयन का साइज छोटा होता है। तो वैसे हमने देखा तो लिथियम प्लस छोटा था आयन, लेकिन जब वाटर में डाला, जब हाइड्रेशन हुआ, जब डिजोल्व हुआ, जब सॉल्युबल हुआ, तो हमने देखा कि जो Li प्लस हाइड्रेटेड था उसका साइज बड़ा हो गया इन कंपैरिजन टू Na प्लस हाइड्रेटेड। ठीक है, तो एक बात हमें ये पता चली कि पॉजिटिव आयंस में जो छोटे आयंस होते हैं उनके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होते हैं, जिससे इफेक्टिवली बाद में जब देखा जाए तो हाइड्रेटेड आयन छोटे आयन का बड़ा साइज ले लेता है और बड़े आयन का छोटा ही साइज लेता है, क्योंकि उसके वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके चारों तरफ कम ही अटैच होते हैं। तो ओवरऑल में ऐसा देखा गया कि इसका हाइड्रेटेड आयन का साइज छोटा है। ठीक, तो पहली बात हमने क्या सीखी जो हमें पहले से पता थी, पीरियोडिक टेबल में हम सीख चुके थे कि लिथियम का साइज छोटा होगा, सोडियम का साइज बड़ा होगा। दूसरी चीज हमने सीखी कि जो आयन छोटा है उसका हाइड्रेटेड आयन क्या बन गया, बड़ा बन गया। ठीक, तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, वो ये है, वो बात करी जाती है मोबिलिटी की, या हम बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी, आयन कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा है 15 kg का, कोई बच्चा है ना, मान लो 4-5 साल का कोई बच्चा है, ठीक, और अब मान लो मैं हूं 75 kg, ठीक, अब मुझे बोल दिया जाए यहाँ से लेके वहां 80 फीट तक दौड़ना है भाई, ठीक है, अब जो वो 15-16 किलो का होगा, प्रोबेबिलिटी तो यही है कि रेस वही जीतने वाला है, हल्का फुल्का है ना तो तेज भागेगा, और भारी आदमी क्या होगा, धीरे भागेगा। तो आयनिक मोबिलिटी की अगर बात करो तो क्योंकि Li प्लस के साथ H2O जब अटैच हुआ, हाइड्रेटेड बना, तो इसका साइज हो गया बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा अपने आप में। और Na प्लस जब H2O के साथ अटैच हुआ, हाइड्रेटेड हुआ, तो इसका साइज छोटा है, तो देखा गया कि इसका साइज बड़ा होने की वजह से ये क्या होगा, इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन में अगर देखें कि इसकी मोबिलिटी या इसकी स्पीड अगर देखी जाए तो इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, लेस। बात समझ में आई, जो भारी बन गया इफेक्टिवली, जो हैवी हो गया उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, वो धीरे धीरे भागेगा, है ना, और जो हल्का वो क्या है, वो 15 kg वाला लड़का भाग रहा है। मस्त लिख लीजिए तीनों पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में तो वही है, Li प्लस का साइज छोटा है, Na प्लस का बड़ा है। दूसरे पॉइंट में लिखिए Li प्लस हाइड्रेटेड का साइज बड़ा है, Na प्लस हाइड्रेटेड का छोटा है। और तीसरे पॉइंट में लिखेंगे आयनिक मोबिलिटी ऑफ Li प्लस हाइड्रेटेड इज लेस देन Na प्लस हाइड्रेटेड बिकॉज इट बिकम्स हैवियर, बड़ा हो जाएगा ना Li वाला।
हाँ, छोटा पार्टिकल होता है तो उस पे चारों तरफ का इधर का एरिया ज्यादा मिलेगा। दूर दूर जब बड़ा होगा, आप वैसे बोलोगे बड़ा है तो फिर ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट उस तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए कम अटैच होते हैं। छोटे के साथ अटैचमेंट ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग और वीक कह सकते हैं ऐसा। छोटे वाले का न्यूक्लियस जो होगा वो पास में होगा, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा माइनस वाले पार्ट को तेजी से, और बड़े वाले का न्यूक्लियस डिस्टेंस पे होगा, प्रोटॉन ही तो खींचेंगे। जिसका साइज इफेक्टिवली पानी में बड़ा हो गया उसकी मोबिलिटी कम। कुछ नहीं, स्पीड अगर बताना चाहते हैं आयन की तो वो बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ये यहाँ पे है नहीं, ये आगे चैप्टर्स में, मतलब इस चैप्टर में भी कहीं तो पढ़ेंगे अपन, जहां हाइड्रेशन पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, पर हमने यही पढ़ लिया। सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मोबिलिटी का एक्यूरेट मीनिंग स्पीड से तो नहीं लेते हैं। मोबिलिटी का एक्यूरेट मीनिंग है, मान लो यहाँ पे कोई फिल्म लगा दो आप, है ना, और ये कोई एक्स आयन है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हम स्पीड चेक करते हैं कि 1 सेकंड में कितने पहुंचे। जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी वो 1 सेकंड में ज्यादा पहुंचेगा नंबर में। एग्जैक्ट तो यही लेते हैं, स्पीड नहीं है कि ऐसे हम स्पीड मेजर कर रहे हैं जैसे पार्टिकल्स की फिजिक्स में करते हैं। बेसिकली तो इसका मोबिलिटी का रिलेशन कुछ और ही है, ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं इसको। हाँ, आयनिक बॉन्ड ही होगा, प्लस माइनस का है ना, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको कहते हैं ना अपन, फोर्स ये लगता है ना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में यही लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड पॉइंट क्या है उसमें, सॉल्युबिलिटी हो गया, थर्ड बोलिए। हाँ, सेकेंड पॉइंट सॉल्युबिलिटी था, इसी में सब पॉइंट चल रहे थे। और क्या, इसी में था। इसी में एक और चीज सीख लो, इसी पॉइंट में एक और चीज सीख लो। देखो, जैसे मान लो कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को भी कैटेगराइज करते हैं एक बेसिस पे। जैसे मान लो कि सपोज क्या बनाए, अरेंज और अनुज का कॉम्बिनेशन है, कोई कंपाउंड है, सपोज करो, सपोज तो कुछ भी कर सकते हैं ना, अरेंज और अनुज का कोई कॉम्बो है ना, कोई कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है ना। मान लीजिए अरेंज को मान लेते हैं नेगेटिव आयन और अनुज को मान लेते हैं पॉजिटिव आयन, ये दोनों लोग हैं, ठीक। अब बोला गया गरिमा को कि ऐसा इन दोनों के बीच में लड़ाई करा दो, तो गरिमा को 2 सेकंड लगा लड़ाई कराने में, ठीक है। अब किसी और एक्स पर्सन को बोला गया तो उसको लग गए 2 घंटे लड़ाई कराने, सेपरेट आउट करने में कितने घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए। यानी कोई सॉल्वेंट ऐसा होगा जिसको आयंस को ब्रेक करने में, सेपरेट करने में, चारों तरफ से गैदर होने में टाइम लगेगा ज्यादा, और कुछ आयंस ऐसे होंगे जिनकी पावर इतनी ज्यादा होगी, कुछ सॉल्वेंट ऐसे होंगे जो फटाफट से अलग करा देंगे। तो वो सॉल्वेंट जिनका पावर बहुत ज्यादा होता है, सॉल्वेंट की पावर्स को हम लोग एक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। उस कांस्टेंट को हम पढ़ते तो फिजिक्स में, लेकिन यहाँ पे बस नाम जानते हैं कि उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो आयंस को सेपरेट कराएगा उतना फास्ट, उतना स्ट्रॉन्ग वे में, है ना। उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हम लोग पढ़ते हैं वो वाटर है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 81 होता है। जैसे मिथेनॉल भी सेपरेट आउट करा सकता है,
और भी सॉल्वेंट होते हैं जो सेपरेट करा सकते हैं, जिसमें डिजोल्व होती हैं चीजें, लेकिन वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो वाटर कैसे काम करेगा, अभी जो अपना एग्जांपल लिया था उसमें किसकी तरह काम कर जाएगा, अपनी क्लास में मान लो गरिमा सबसे तेज लड़ाई करा दे तो सबसे तेज वाटर की तरह कौन काम कर रहा है, सॉल्वेंट के लिए हम बात करते हैं किसकी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है। जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसकी सेपरेट करने की पावर, सेपरेशन पावर, इसी में सॉल्युबिलिटी में डिसॉल्व कर रहे हैं, सेपरेट करा रहे हैं ना, उसी में उसका सेपरेशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ अल्फा ने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, वाटर के लिए के की वैल्यू होती है के ऑफ H2O होता है 81, इसलिए वाटर को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब ज्यादा चीजें क्या होती है पानी में घुली जाती है, डिजोल्व ही हो जाती है, इतनी ज्यादा पावर है इनकी। कुछ भी घोलना है लो वाटर यूज कर लो। क्लियर है बात, बोलो बच्चों। बड़े कम दिए, नोट हो गया। दो लाइन लिखनी है, क्या कर रहे हो, सो रहे हो तुम लोग। आयनिक रिएक्शंस, अब आयनिक कंपाउंड है तो रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है कैसे देगा, आयनिक ही देने वाला है ना। NaCl की रिएक्शन करा दो, किससे कराएं NaCl की रिएक्शन, हाँ थर्ड पॉइंट, आयनिक रिएक्शन देगा, NaCl की रिएक्शन करा दो, पानी से ही करा दो, क्या बनेगा, थर्ड पॉइंट, आयनिक रिएक्शंस देंगे आयनिक कंपाउंड, तो कुछ खास बात ऐसी है नहीं। कौन सा रिएक्शन है, टेंथ में कौन सा रिएक्शन पढ़ा था, ऑनलाइन ऑफलाइन जो चाहे वो जवाब दे, कौन सा रिएक्शन दिख रहा है ये, बोलो भाइयों और बहनों, डबल डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। सॉल्ट अगर पानी से रिएक्ट करके एसिड और बेस बनाता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये भी कह सकते हैं। इस रिएक्शन को दोनों नाम दे सकते हैं, सॉल्ट अगर वाटर से रिएक्ट करके क्या बना दे, एसिड प्लस बेस, तो क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है। प्रैक्टिकली इसकी होती नहीं है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने एक एग्जांपल बता दिया। इसकी उल्टी रिएक्शन 10th में पढ़ते हैं हम लोग, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अपोजिट न्यूट्रलाइजेशन था, न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट क्या हो गया, अरेंज, कोई दिक्कत है, बोर्ड पे देखिए, यहां हम कंसीडर नहीं कर रहे, यहां हम जिसको दिखाना चाह रहे हैं उसी को दिखा रहे हैं।
है ना, कंसिडरेशन की भी बात होती है। चलो भाई, नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म। फोर्थ पॉइंट है आइसो। बायो में एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से देखने से क्या रंग है, क्या रूप है, क्या साइज है, कैसे, ये सब चीजें। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फस का मतलब होता है बाहर से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको सेम दिखाई देगा, है ना। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फस का मतलब हो गया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं आइसोमॉर्फस का। ZnSO4 प्लस, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है ZnSO4.7H2O एंड MgSO4.7H2। इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होगा। जिंक का +2 है, Mg का भी +2 है, SO4 भी सेम है, .7H2O भी है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस सॉल्ट बोल सकते। K2SO4, K2CrO4, ये भी आइसोमॉर्फस। K2SO4 एंड K2CrO4, ये भी आइसोमॉर्फस। नहीं, हाँ उससे भी पता लगता है आपका जो पॉजिटिव आयन है उसकी वैलेंसी भी सेम होनी चाहिए ऑक्सीडेशन। कौन आयनिक तो है, हाँ हर आयनिक नहीं, कुछ आयनिक कंपाउंड में आइसोमॉर्फस नेचर होता है। जैसे मान लो इतने सारे पर्सन है, अब सबकी आंखें एक ही तरह थोड़ी होंगी, कुछ तो होंगे जिनके सेम टाइप के होंगे। हाँ, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी क्रिस्टल हो सकता है। ऐसा नहीं जहाँ पानी का क्रिस्टल नहीं दिखाया जा रहा फॉर्मूला में वो क्रिस्टल नहीं हो सकता। NaCl के साथ क्रिस्टल नहीं दिखाते हैं, NaCl भी क्रिस्टल बनाता है। कलर कलर का नहीं इतना फर्क। आयंस की वैलेंसी सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे Zn+2 होता है और यहाँ पे Mg+2 होता है ना, पॉजिटिव आयन की वैलेंसी सेम हो गई। यहाँ पे अगर K2SO4 में देखोगे तो सल्फर की वैलेंसी आती है +6, और यहाँ पे K2CrO4 भी देखोगे तो क्रोमियम की वैलेंसी आएगी +6, वैलेंसी सेम आएगी। ठीक है, चलिए। ऑक्टेट रूल हमने करा था ना, ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक्स कराए थे ऑक्टेट थ्योरी के, क्या क्या कराए थे, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा यही कराया था। ऑक्टेट थ्योरी जो है इसका लिमिटेशंस क्या है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी बन जाते हैं जिनका जो है
चलो करा देंगे, छोटा सा पॉइंट है। अब हम लोग कर लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद आज एक नया स्टार्ट करेंगे फॉर्मल चार्ज और लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो जल्दी से कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर्स कर लेते हैं, छोटे से हैं, जानने चाहिए, बहुत यूज आते हैं, तो इसलिए, है ना। टॉपिक छोड़ भी देते हैं टीचर्स ये, लेकिन जानना चाहिए अपने को। चलो भैया, सबसे पहला पॉइंट लिखो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, वहां पे फिजिकल स्टेट इन जनरली सॉलिड था, क्रिस्टल था। यहाँ पे अगर फिजिकल स्टेट की बात करो तो इन जनरली लिक्विड और गैस, लिक्विड होगा या गैस होगा कोवेलेंट मॉलिक्यूल, है ना। एग्जाम्पल, जैसे गैसेस के तो एग्जाम्पल आपको पता ही है, Cl2, H2, N2, O2, ये सब क्या है, कोवेलेंट है। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल बताओ, HF, HCl, HBr, HI, कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। अब बात हो रही है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, आयनिक में आपका था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे वीक फोर्सेस लगते हैं, कह सकते हैं वीक वंडरवॉल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ज्यादातर वीक वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं आपस में, मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वॉल की स्पेलिंग सही लिखिएगा। अब बोलो कार्तिक क्या कह रहे थे। O3 अभी पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसमें अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें कोऑर्डिनेट को भी कोवेलेंट कंसीडर किया है। वीक वंडरवॉल फोर्सेस लगेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते तो सॉलिड बन जाता, वीक फोर्सेस है इसीलिए सब्सटेंस क्या है, लिक्विड है, गैस है, बहुत दूर दूर है मॉलिक्यूल, फोर्स लग ही नहीं रहा, इसलिए कौन सी स्टेट देखने को मिल रही है, गैस भी देखने को मिल रही है, लिक्विड भी देखने को मिल रही है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो, कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो जाइंट क्रिस्टल बनाते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा मिल सकता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इन जनरली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम ही होगा। ये बात करी जा रही है कंपैरिजन टू आयनिक, है ना, आयनिक के कंपैरिजन में बात करी जा रही है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हाँ भाई कहीं कहीं पे देखने को मिल सकता है। कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं सम लिखना पड़ेगा, जिसमें वो जो सॉलिड होगा वो बनाता है नेटवर्क सॉलिड, नाम याद रखिए, नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड का मतलब होता है 3D में ढेर सारे आपस में जुड़ गए, 3D में ढेर सारे आपस में जुड़ जाएंगे
तो क्या बना लेगा वो, नेटवर्क सॉलिड। अगर कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल नेटवर्क सॉलिड बना रहा है तो क्या हो सकता है, वहां पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर बना दे इसका। हाँ, डायमंड की बॉन्डिंग को कोवेलेंट बोल सकते हैं, बोलेंगे, बोल सकते हैं नहीं, बोलेंगे। डायमंड जो है इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अभी डायमंड और ग्रेफाइट का पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इन डायमंड, आपको पता है कैसा होता है, हार्ड है। और कार्बन का ये दूसरा एलोट्रोप है, कौन सा, ग्रेफाइट, जो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इसीलिए उसको कहाँ पे यूज करते हैं, पेंसिल्स में यूज करते हैं। या सॉफ्ट होने की वजह से गौरांगी ग्रेफाइट कहाँ यूज किया जाता है, सॉफ्ट होने की वजह से, पेंसिल्स में। तो हमने बता दिया लुब्रिकेंट की तरह, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है ना। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जो फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। तो कहीं पे अगर फ्रिक्शन को कम करने का काम करना है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे पत्थर रख दिया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मतलब कोई सॉलिड चीज नहीं, कोई ऐसी चीज जो फैल सकती हो, जिसपे कोई चीज स्लिप कर सकती हो, वैसी चीज लुब्रिकेंट की तरह काम करेगी। तो ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है, लेकिन डायमंड कैसा है, हार्ड है। इसका भी कैसा सॉलिड बनेगा, नेटवर्क सॉलिड बनेगा। ये इसमें और बात है कि कंपाउंड नहीं है, ये केवल कार्बन से बना हुआ एलिमेंट है ना। नेटवर्क सॉलिड का एक एग्जांपल बता देते। क्या हुआ, क्या दिक्कत है, इसी तरीके से SiO2 का क्रिस्टल होता है। SiO2 इस इसको बोलते हैं सिलिका। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट है, लेकिन ये नेटवर्क सॉलिड बनाता है। ये मैंने आपको दिखाया है 2D में। किसमें दिखाया है इसको, 2D में। इसके पीछे भी SiO2 इसी तरीके से, ये Si है, ये 2 ऑक्सीजन है। SiO2 इसी तरीके से कई सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होंगी, इधर भी जुड़ी होगी, इधर भी जुड़ी होगी, इधर नीचे भी जुड़ी होगी, ऐसे ढेर सारी लेफ्ट राइट में आगे पीछे जुड़ा होगा। और क्या बनाएगा, नेटवर्क सॉलिड, 3D नेटवर्क बनाएगा। और इनका बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्रिस्टल नहीं बनाते हैं, लेकिन कम क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म कम है। जिसमें एक एग्जांपल है SiO2 क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सिलिका। 3D नेटवर्क सॉलिड बनाता है, 3D नेटवर्क सॉलिड बनाता है। नेटवर्क नाम दिया गया है। हाँ, कहाँ, कहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। सेम चल रहा है ना, क्रिस्टल में सेम रेपिटेशन। एक और लिख लो एग्जांपल, SiC। पूछ लेते हैं कभी कभी ये सब एग्जांपल, मर्जी एग्जामिनर के ऊपर रहती है। SiC, ALN, सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड बोलते हैं। SiC का एक और नाम है कार्बोरंडम। हमने कुछ नहीं किया भाई, यही नाम है।
ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों भी नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। एग्जाम्पल में याद रखिए SiO2, SiC, AlN। SiC, हाँ सिलिकॉन कार्बाइड केमिकल नेम है, पॉपुलर नेम इज कार्बोरंडम। हंसने की क्या बात है, अब ऐसा ही नाम है, मैं क्या करूं। एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिंपल। हंसने की क्या बात है, बिना मतलब में ही हंसते रहते आप, कुछ भी। एल्युमिनियम नाइट्राइड। जल्दी जल्दी करिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सिखाना है यार, पढ़ना है आपको। सॉल्युबिलिटी में लिख लीजिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ज्यादा इस पॉइंट में कुछ दम है नहीं। किसमें डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व इन, लाइक डिसॉल्व लाइक वाले रूल से डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनमें डिसॉल्व होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल। उसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम ही नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ बहुत कम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात ही नहीं करेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वहां पे छूट गया, ये पॉइंट था नहीं, मतलब इसमें नहीं था पर बताना था, अभी ऐड करेंगे। कोवेलेंट का ही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो मॉलिक्यूल जिसमें आयंस होंगे, अगर उसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है ना, यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन कोवेलेंट मॉलिक्यूल में क्योंकि इन जनरली आयंस तो होते नहीं है, क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नॉट प्रेजेंट, पर आपको जैसा कि पता है केमिस्ट्री में हर चीज का क्या होता है, एक्सेप्शन तो होगा ही होगा। जैसे ग्रेफाइट अगर ले लीजिए, तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या हो जाता है, कंडक्शन होता है। एक्सेप्शन हो गया ये, तो इन जनरली पूछा जाए तो नहीं होगा, पर अगर बोले कि हो सकता है क्या कहीं, तो हो तो सकता ही है, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल डोंट हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। आयनिक वाले में होगी, लिखते हैं, 2 लाइन है आयनिक में, नहीं है तो यहीं पे लिख लो, है तो वहां पे लिखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पॉइंट डाल के लिखिए। आयनिक वाले में वो तो करेगा ना, उसमें रह गया ना, उसकी तो बल्ले बल्ले है, आयंस है। चलो कहाँ था,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लें, आयनिक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या नहीं होगी, कंडक्शन होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा या नहीं होगा, होगा भाई। दो स्टेट में याद रखिएगा। क्रिस्टल अगर सोचो आप नमक का क्रिस्टल उठा के लाओ और इलेक्ट्रोड से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहो, नहीं होगी, क्रिस्टल में नहीं होगी। हार्ड क्रिस्टल में क्या करना पड़ेगा, उसको या तो मेल्ट करो, मॉल्टेन स्टेट में लाओ, या तो उसको पानी में डिसॉल्व करो, एक्वस सॉल्यूशन बनाओ। तो क्रिस्टल में तो नहीं होगी, कब होगी, या तो मॉल्टेन स्टेट में लाइए या तो किस में लाइए, एक्वस सॉल्यूशन बना दीजिए, सॉल्यूशन फॉर्म में लाइए, तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। तो सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, जब पानी में डिसॉल्व करोगे या मेल्ट कर दोगे उसको, तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाए, तब आयंस में टूट जाता है। उसके पहले उस बॉन्ड, हाँ हो गया। अनवी कर लिया, अनवी 12th में भी, अनवी 11th में भी। अरे यार ये नाम में बहुत ही कंफ्यूज, सॉरी बेटा। आइसोमेरिज्म एक स्पेशल तरीके का फिनोमेनन है, पढ़ाया है मैंने आपको, अभी नहीं पढ़ाया हो। हाँ अगला पॉइंट है इसका, कोवेलेंट में पढ़ाया है कहीं, नहीं कराया तो अभी कराएंगे ही। ऑर्गेनिक में तो अभी बम्पर है टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, तो अभी तो यही लिख लो प्रेजेंट। डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड, डायरेक्शनल नेचर समझ लो, ध्यान से जरा समझो। अगला पॉइंट है, जो भी नंबर डाल लो, मुझे क्या पता, 7 है 6 है, जो भी डाल लो। डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड, ध्यान से समझो क्या है डायरेक्शनल। जैसे मान लो ना, सोडियम क्लोराइड बनना है ना, सोडियम क्लोराइड आयनिक है, Na+ के पास Cl- चाहे इस डायरेक्शन से आ जाए, चाहे Cl- इस डायरेक्शन से आ जाए, चाहे Cl- किसी भी डायरेक्शन से आ जाए, Na+ के पास Cl- किसी भी डायरेक्शन से आकर के अटैच हो जाए, NaCl का क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड है प्लस माइनस का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसको डायरेक्शनल नहीं बोलते हैं। किसी भी डायरेक्शन से अटैचमेंट हो सकता है, तो आयनिक बॉन्ड को क्या बोल दोगे, नॉन डायरेक्शनल। अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल कैसे है, ध्यान से देखो। जैसे Cl एक एटम इधर है और एक एटम इधर है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। Cl के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो शेयरिंग जब करनी है, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम के बीच में रखना पड़ेगा ना, एक प्रॉपर जगह पे रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर जगह पे जब आएंगे तो ही क्या होगा, अटैचमेंट होगा, तो ही ये बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा। ठीक है, अब हम बोले अगर कि ये वाला Cl एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख रहा है और ये वाला Cl एटम इधर रखेगा, तो क्या शेयरिंग होगी, किसी भी डायरेक्शन में रख देगा तो क्या शेयरिंग होगी, नहीं। कहाँ पे रखना पड़ेगा, इधर वाले ने शेयरिंग के लिए जिधर इलेक्ट्रॉन रखा है उसी डायरेक्शन में, उसके इधर वाली डायरेक्शन में ही इसको रखना पड़ेगा। इसका मतलब
कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखा जा रहा है, किस पोजीशन पे है, इसका फर्क पड़ता है, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। अगर हम बोले ये वाला Cl यहाँ पे रख रहा है इलेक्ट्रॉन को और ये वाला Cl इधर लंदन में रख रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से शेयरिंग नहीं हो पाएगी, है ना। इसका मतलब डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, इसलिए बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसा होगा, आपका डायरेक्शनल इन नेचर होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल। ठीक है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का इतना ही मतलब है। आयनिक बॉन्ड अगर बनना है Na+ के पास Cl- किसी भी डायरेक्शन से आकर के अटैच हो जाए, NaCl बन जाएगा, बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉपर जगह पे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए तभी बॉन्ड बन पाएगा। अभी तो हम शेयरिंग कह रहे हैं, अभी पढ़ेंगे ओवरलैपिंग, तब इस बात का मतलब आपको और समझ में आए। ठीक है तो ये बात अपनी खत्म हो गई, कोवेलेंट के नेचर और किसकी पढ़ लिया हमने, आयनिक कंपाउंड का नेचर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, लुईस ने बताया था भैया, चलिए डालिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कंपाउंड्स के। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, चलिए कैसे बनाएंगे किसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो सीखने वाले हैं। लुईस सिंबल सीखा था हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ डिनोट कर दिया, उसको क्या बोला था हमने, लुईस सिंबल, है ना। अभी सीख रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम किसको लें। जैसे मान लो हमें दे दिया CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो सेंट्रल एटम बीच में हम कार्बन को रखें या बीच में हम हाइड्रोजन को रखें, किसको रखें, सेंट्रल एटम। उसका चुनाव कैसे करें, तो सबसे पहली बात सेंट्रल एटम के लिए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की होगी उसको ले सकते हो, या जो एटम लीस्ट इन नंबर होगा उसको ले सकते हो। जैसे CH4 है तो इसमें कार्बन कितने हैं, एक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 लेने हैं आपको। तो आप ऐसे देख सकते हो कि कार्बन एक है तो कार्बन जो कम नंबर में है तो उसको सेंटर में रख लो स्ट्रक्चर बनाते वक्त, हाइड्रोजन 4 है तो उसको साइड में रख लो, है ना। लीस्ट इन नंबर, लीस्ट इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसको भी ले सकते हैं सेंट्रल मेटल के फॉर्म में। साइज बिगर हो, जिसका साइज बड़ा हो उसको सेंट्रल एटम के फॉर्म में ले सकते हैं। हाँ, सेंट्रल मेटल, एटम या मेटल। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल की तरह काम नहीं करेंगे। कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी सेंटर मेटल नहीं बनाएंगे। ठीक, स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं पहले वो बता रहे हैं, फिर स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। कॉर्नर में जो एटम होगा या जिसको हम साइड एटम भी बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन जो अगर है साइड में तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, मतलब उसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने अपने को, ये तो वैसे भी रूल था, डुप्लेट पूरा करना है। और अगर अदर कोई एटम है हाइड्रोजन के अलावा तो साइड एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। स्ट्रक्चर बनाते समय साइड एटम के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8।
तीनों पॉइंट हो गए, तो बोलिए चौथे पॉइंट पे आ जाए। हो गया? फोर्थ पॉइंट नोट करिए। सेंट्रल जो एटम होगा कैन हैव 8 और मोर देन 8। मतलब इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय सेंट्रल एटम के पास 8 भी हो सकते हैं और 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अलाउड है। फिफ्थ पॉइंट, सेंट्रल एटम नेवर एक्सीड्स मैक्सिमम कोवैलेंसी। मतलब हर एलिमेंट के लिए एक मैक्सिमम कोवैलेंसी डिनोट की गई है। मतलब कोई एलिमेंट इतने ही बॉन्ड बना सकता है, ये फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी को एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे मान लो सल्फर है, तो सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 है, 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, मैक्सिमम इसकी 6 है। नाइट्रोजन है जैसे, तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो है वो 4 बना सकता है, 4 बना सकता है। कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बना सकता है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बनाता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी का ध्यान रखना है। फ्लोरीन तो एक ही बनाएगा मैक्सिमम, फ्लोरीन की तो फिक्स ही है। हाइड्रोजन एक ही बनाएगा, फिक्स है। फॉस्फोरस की याद रखिए, बहुत सारे में मिलता है अपने को 5, फॉस्फोरस 5 बना लेता है। अब बनाया जाए स्ट्रक्चर, रूल्स हो गए, स्ट्रक्चर बनाते हैं। नोट कर लिए सबने रूल्स? CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करना है, देखो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लीजिए। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहर वाले शेल में 4 होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है इशिका? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के एक ही शेल है, बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो 4 हाइड्रोजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिक्स करने हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त। कार्बन का नंबर कम है, इसलिए कार्बन को हमने क्या कर दिया, सेंटर पोजीशन दे दी। हाइड्रोजन 4 ले लिए साइड एटम की तरह। हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या कैसा होता है, पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर का रूल होता है कि पहले जितने एटम आपने चारों तरफ दिखाए हैं सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। सबके बीच में कितने बॉन्ड बना दो? सिंगल, पहले सिंगल बनाना। अब सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने? 8 बना दिए। हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए थे। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए और अपने 8 ये भी पूरे हो गए। तो आप बोलोगे ये तो हमको बनाने ही आता ही था।
ये 8 इलेक्ट्रॉन ही हमें दिखाने हैं, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर में नहीं दिखाने हैं। हर स्ट्रक्चर में पहले हम लोग ऐड करें, ठीक है। अगला बनाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए पहले, कितने हो जाएंगे? 8 होते हैं या 6 होते हैं? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? कितने हो गए? 12। 2 ऑक्सीजन बना दिए। सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक। अब देखो ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को V लिख लो, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर यहाँ पे बॉन्ड देखो तो बॉन्ड हमने एक ही बनाया है, तो यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अगर हम बोले तो कितने हो गए? 2 बन गए, ठीक। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको हम लोग या तो लोन पेयर की तरह दिखाते हैं, लोन पेयर का मतलब जो बॉन्ड बनने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, या तो हम लोग उसको मल्टीपल बॉन्ड में दिखाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। पहले हमने एक बॉन्ड दिखाया, उसके हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 थे, तो अगर हम देखें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे? 12 माइनस 2, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है उनको स्ट्रक्चर में हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं, या तो बना दो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में दिखा दीजिए, या तो हम इसको दिखा सकते हैं लोन पेयर की तरह। 2 ही तरीके हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, लोन पेयर की तरह ही दिखा देते हैं। कितने थे? 2 हमने यहाँ दिखा दिए, तो 10 बचते हैं, तो 10 दिखा दिए जाए इधर, है ना। तो 10 दिखाने अगर, तो एक के पास 6 दिखा दो और एक के पास 4 दिखा दो, ये दिखा दिए, ठीक। अब देखते हैं कि क्या ऑक्टेट पूरा हुआ क्या। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस वाले का देखो 2 4 6 और ये 2 8 हो गए, पर इस ऑक्सीजन को तो दिक्कत है, 2 + 2 + 2 6 ही रह गए, है ना। तो इसकी दिक्कत है, तो आपको ऑक्टेट पूरा करवाना है, तो आप क्या करोगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक तरीका है वो ये है कि पहले एक बॉन्ड बना दो, उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लिख लो, वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसमें से वैलेंस में से उसको माइनस कर दो। अब 10 इलेक्ट्रॉन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 ही तरीके हैं, या तो डबल बॉन्ड बना सकते हो, या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो, या लोन पेयर की तरह दिखा सकते हो। पहले हमने क्या किया, लोन पेयर की तरह दिखाया, और लोन पेयर की तरह दिखाने के बाद हमने चेक किया क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो देखा इसका तो पूरा हो रहा था, इसका नहीं हो रहा था, तो क्या करा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहाँ पे रख दिया। तो अब स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसके 2, ये 2 की शेयरिंग हो जाएगी ना। अब हो गए क्या पूरे? अब हुए? अब हुए? तो अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो ये है इसका लुईस डॉट फोटो का। ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? बॉन्ड, बॉन्ड को लाइन से दिखा दिया, बॉन्ड लाइन। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? आप बोलोगे ये तो हमें पहले से आता था, आप क्या ही नई बात सिखा रहे हो। अभी हम नई बात सिखाएंगे और स्ट्रक्चर्स, ये हमें आता था इसलिए हमें लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन पहले ही बीच में रख देते,
पहले साइड में रखा, फिर इधर रखा। ये आपको क्या सिखाया जा रहा है? प्रोसेस कैसे चलना है। बाकी आपको आ गया तो आप उड़ के भी चल सकते हो, मतलब फटाफट से। बनाए। और अगला स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग SO2। SO2 का स्ट्रक्चर बनाना है। सल्फर को सेंटर में रखना है, ऑक्सीजन को साइड में। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लें। सल्फर के आउटर शेल में 6 होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? 18। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ठीक, अब रख दिए। पहले क्या बना दें? सिंगल बॉन्ड बना दें। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 पेयर है तो 4 हो गए। तो लोन पेयर कितने बचे? 18 माइनस 4 कितने बचते हैं? 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना है। किस पे एडजस्ट करना है? पहले एडजस्टमेंट होता है साइड पे, फिर बचते हैं तो सेंट्रल पे। पहले एडजस्ट किस पे करना है? साइड एटम पे, फिर सेंट्रल पे। चलिए एडजस्ट करते हैं। 14 है तो ऐसा करो, पहले एक का ऑक्टेट पूरा कर दो। इसके पास 2 हैं तो 6 दे दें यहाँ पे। 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब 14 में से कितने बचे? 8 बचेंगे ना, तो इसको 6 दे दो। ठीक, अब 6 + 6 कितना हो गया? 12 दे दिए। 2 बच गए तो इसको दे देते हैं। ठीक है, अब ऑक्टेट चेक करते हैं, ऑक्टेट हुआ कि नहीं हुआ। इधर 6 7 8 हो गए, इधर 6 7 8। इधर देखो सेंट्रल एटम को देखो कितने हुए? 4 4 6 हुए, है ना। आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? हम्म, एक एक और इधर दे दें, डबल बॉन्ड करें। कैलकुलेशन सही है ना? 6 + 6 + 6, हाँ 18 का ही कैलकुलेशन है। और 18 में से 4 हमने इधर दे दिए, 14 बचे। ठीक है, 2 2 4 6 8। हाँ हो गया 18 का कैलकुलेशन, है ना। लेकिन सेंट्रल एटम के पास कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम 2 तो बॉन्ड बना रहा है, सेंट्रल एटम 2 ही बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट तो पूरी करनी है ना। सेंटर के पास 8 या 8 से ज्यादा हो सकते हैं। क्या? हाँ 6 हुए ना, इसको काउंट नहीं करोगे? शेयरिंग वाले को भी तो लोगे। आप क्या करें? 2 को उठाएं क्या? उससे कुछ फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा अगर यहाँ बॉन्ड बना दे, कोई फायदा मिल रहा है? देखो इसके पास तो यही है। टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग उतनी रहनी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
हो गया क्या? सबके पूरे हो गए? देख लो कैलकुलेशन। पक्का? बोलो। सल्फर के पास कितने हुए अब? लेफ्ट में 2, राइट में 4 और 2 ये पड़े हुए हैं, है ना? और इधर वाले ऑक्सीजन का तो काम पहले से ही बन गया। 4 4 8 और इधर वाले का 6 + 2 8। सबकी बात बन गई? बन गई। ये स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, तो पहले मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, हाँ फिर लोन। ऑक्टेट का रूल, पहले मल्टीपल बना दो। जी बोलिए। अभी क्या टाइम हो रहा है? किसी का तुम भी पूछ सकती हो। अच्छा, कैसी रही? अरे स्ट्रक्चर अभी क्लास बंद थोड़ी हुई, SO3 का बनाना है आपको, यही रूल फॉलो कर। कुछ भी हुआ हो, चलिए SO3 बनाइए जल्दी से, कोशिश कीजिए, रूल यही फॉलो करना है। SO3 का स्ट्रक्चर बनाना है। सल्फर का कहाँ दिया हमने? दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इधर ले लिए ना। अच्छा, इसकी काउंटिंग कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ हो रही है, आपका पॉइंट सही है। चलो SO3 का बनाओ, कोशिश करो जो रूल सिखाए उससे बनाइए। हो रही है। SO3 का बनाओ इसी रूल से, सल्फर को बीच में रखो, 3 ऑक्सीजन साइड में रखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, बॉन्ड नहीं दिखाना है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग बनाइए। SO3 में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं? 24 हो जाएंगे ना, 18+। अरेंज बनाइए, SO2 पे ट्रेन को मत अटकाइए, अभी हम आपकी बात क्लियर करते हैं। अर्चित तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा दूर बैठो यार, क्या है जो काम हो रहा है? कल तुम भी करोगे ऐसे ही, तो पूरी क्लास। कीप साइलेंट। गौरांगी बनाइए, इलेक्ट्रॉन उठाइए बैठाइए इधर उधर, इलेक्ट्रॉन उठाइए बैठाइए इधर उधर, कोशिश करेंगे तभी आएगा। एक ही कंपाउंड के कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक ही बनाइएगा। हाँ, कोऑर्डिनेट नहीं बनाते, इसमें नहीं दिखाते, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में नहीं दिखाते, लुईस डॉट में डॉट ही दिखानी है। ये काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट ही तो हो गया अगर ऑक्सीजन नहीं दिया तो। दिक्कत हो रही है? 8 तो पूरे करने ही है। चलो कोशिश करो, SO3 कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? बोर्ड पे देखिए, हो गया, वेरी गुड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं? 24 दिखाने हैं ना, 24 दिखाने हैं क्लास, बोर्ड पे देखिए।
बॉन्ड पेयर कितने दिखा दिए? 3 दिखा दिए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो दिखा दिए बॉन्ड पेयर, है ना। तो अब लोन पेयर कितने दिखाने हैं अपने को? 18 हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब देखना। अब 18 को रखते हैं, पहले साइड पे रखना है ना, सेंटर पे बाद में, पहले साइड पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर रख दें, तो इस ऑक्सीजन का पूरा हो गया 6 + 2 8, ठीक। 6 यहाँ रख दो, ध्यान से देखो यही प्रोसीजर है। 6 यहाँ रख दिया, इसका भी पूरा। 6 यहाँ रख दिया, इसका भी पूरा। अब आते हैं मुद्दे की बात किस पे? सल्फर। सल्फर के देखो, सल्फर के चारों तरफ 2 4 6 ही हो रहे हैं। कितने चाहिए अपने को? 8 चाहिए, है ना। किसी एक से उतार दो इधर, किसी एक से इधर कर दो। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, 2 ही उतारने, एक एक नहीं। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ऐसा अटपटा सा लग रहा होगा, मतलब ऐसा लग रहा होगा कहीं गलत है क्या। नहीं, यही रूल है, इस हिसाब से करना। ऐसे ही डॉट भी दिखानी है, बॉन्ड बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। मैं बॉन्ड दिखा दे रही हूँ ना, बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, डॉट दिखाएंगे। हो गए। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका? SO3। अब कितने हो गए सल्फर के? चारों तरफ देखिए, चारों तरफ काउंट करो सल्फर के। 4 6 8, ठीक है। SO3 का बन गया। होमवर्क क्वेश्चन घर से करके लाएंगे ना। फिर आपको फॉर्मल इसी के साथ इस स्ट्रक्चर को अब बना के आप लाएंगे, कोशिश करेंगे, फिर मैं बनवाऊंगी, फिर आपको सिखाएंगे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज जब सिखाना है ना, तो पावर वाला ही तो बात करेंगे। चार्ज का मतलब फॉर्मल चार्ज बात करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय। बाय बच्चों।